दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बने रहे विषय बिहार की सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार की जो सियासत है, जहाँ पे 23 नवंबर 2025 के पहले नई सरकार का गठन होना है, उसको लेकर जो जद्दोजहद चल रही है वो बहुआयामी है। उसका एक आयाम जो है, जो मतदाता सूची में 65 लाख वोट काटे गए हैं, एक वो मुद्दा है जिसको कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उसको एक षड्यंत्र बता रही है और उसने बीजेपी को इसके पीछे शामिल बताते हुए कि जानबूझकर ये नाम हटाए गए हैं। यानी कि आरजेडी और राहुल गांधी ने परोक्ष रूप से माने तो अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उसका उन्होंने एक अपना एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिए कि वो इस कारण से चुनाव हारे क्योंकि 65 लाख वोट कट गए थे। तो एक आयाम तो ये है। दूसरा जो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वो जो है एनडीए और महागठबंधन के बीच घटक दलों में सीटों का बंटवारा। अब यहाँ पर जो है, जो राजनीति में जो है एसेट और लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि कौन प्रत्याशी पार्टी के लिए धरोहर है या कौन सी पार्टी धरोहर है और कौन बोझ है। तो इस समस्या से जो है, जो दोनों ही घटक दल हैं जो आमने सामने होने वाले हैं, महागठबंधन और एनडीए, उनमें जो महागठबंधन है उसमें एसेट लायबिलिटी के सिद्धांत को अवहेलना होना या उसकी अनदेखी करने के अवसर ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का जो मूल जो ताकत है जो महागठबंधन की, वो राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन उसने जिन दलों को साथ में जोड़ा है वो उसकी बैसाखियों पर टिके हुए दल हैं, लेकिन उनकी सीटों की मांग जो है राजनीति में हमेशा करते हैं। भले ही वो बोझ बने हुए हैं, लेकिन वो सीटों की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव के साथ में समस्या ये है कि वो अगर इस बोझे को कैसे ढोएं। अगर वो सीटों के बंटवारे में ज़्यादा सीटें इनको दे देती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी सीटें घटने की संभावना गठबंधन की बढ़ जाएंगी। इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि महागठबंधन में ज़्यादातर सीटों का हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल के पास रहे और पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर जो है और जो उसके बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए और मौजूदा जो फीडबैक के आधार पर कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, सीपीआई, सीपीआईएम, इनकी सीटों को घटाया जाए। लेकिन ये सारे दल उनके ऊपर दावा कर रहे हैं कि सीटों को बढ़ाया जाए। अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी में तो बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं कि वो कौन सी सीटों पर लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, सारी चीज़ें। लेकिन जनता दल यू और दूसरे जो दल हैं, खासतौर से चिराग पासवान की जो लोकतांत्रिक पार्टी है, रामविलास पासवान के बेटे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हिस्सा चाहते हैं। जीतन राम मांझी की कोई ऐसी हसरत नहीं है इनकी हम पार्टी की। उनको पता है कि उनकी अपनी कितनी वजूद है और उसके हिसाब से वो कोई बहुत हसरत पाल के बैठे नहीं है। उल्टे वो चिराग पासवान की जो उड़ान भरती महत्वाकांक्षाओं हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगातार सलाह दे रहे हैं कि वो एनडीए से अलग होने का ना सोचें, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव में किया था, विधानसभा चुनाव में। बाद में वो फिर वापस जैसे ही लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल के सदस्य बने तो उनकी सारी की सारी 5 लोकसभा सीट जीत गई थी, तो उनकी हसरतें बढ़ गईं। तो जीतन राम मांझी ने उनको सलाह दी है कि आप
एनडीए से अलग होने का नहीं सोचें। मुकेश सहनी जो है अपनी सीटों के लिए, उन्होंने जो 3-4 सीटें जीती थी उनमें से ज़्यादातर लोग टूट के बीजेपी में आ गए थे, उनके पास कुछ नहीं है। CPIML जो है वो 12 सीट जीत कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी महागठबंधन में। माने राष्ट्रीय जनता दल की 77, 19 कांग्रेस और उसके बाद 12 सीटें CPIML। लेकिन CPIML या वामपंथी पार्टियों का प्रभाव जो पूरे देश में जिस तरह से घट रहा है, उसका असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी सीटों की डिमांड जो है वो कम नहीं हो रही, उल्टे बढ़ रही है कि हमने 12 जीती थी, अब की बार हम और ज़्यादा जीत सकते हैं। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी का सिद्धांत जो है, ये दोनों पार्टियों पर भारी पड़ रहा है। राजनीतिक मजबूरियां जो है, कॉरपोरेट सेक्टर में अगर या किसी बड़ी कंपनियों में, निजी कंपनियों की बात करें तो हाँ, तो ये बहुत फैक्टर बहुत काम करता है कि कोई काम का आदमी है तो रखो, हायर एंड फायर। तो काम का आदमी उसको रखो, उसकी सैलरी बढ़ाओ, जो काम का नहीं है उसको बाहर भगाओ। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। एसेट लायबिलिटी के सिद्धांत कुछ हद तक लागू हो पाता है, कुछ मजबूरी के तहत भी चीज़ें रुक जाती हैं। यानी कि वो जेन्युइन, ज़रूरी और मजबूरी वाले जो फैक्टर है, वो तीनों फैक्टर उसमें राजनीति में काम करते हैं, जिससे कि एसेट और लायबिलिटी का सिद्धांत जो है थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। तो ये तो रही सियासी बुनावट की बात, और ये सीटों का बंटवारा भी बाद में होगा। अभी सबसे ज़्यादा हॉट केक जो है वो 1 अगस्त को जारी निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का मसौदा है, जिसमें से 65 लाख नाम काट दिए गए। वो जो है एड्रेस बदलने के कारण, जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम हट जाने के कारण, है ना, और कोई दूसरे राज्यों में चले गए उसके कारण। कुछ ये भी है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर बने उन दस्तावेज़ों के आधार पर मतदाता सूची में बने हुए थे, उनके नाम भी कटे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया था मतदाता सूची में, उसमें जो है जो पात्रता के दायरे में आने वाले जो मानदंड थे, उनमें से इन 4 चीज़ों को हटा दिया था। और 11 बिंदुओं पर, पहले 7 बिंदु हुआ करते थे जिनके आधार पर 7 प्रमाण होते थे, दस्तावेज होते थे 7 प्रकार के, जिनके आधार पर वो होता था। अब 11 हो गए हैं, लेकिन इनमें से ये 4 हट गए हैं। तो वैसे तो पात्रता का दायरा बढ़ाया है, लेकिन जो फर्जी राशन कार्ड, फर्जी मनरेगा ये करके जो, या वोटर आईडी या आधार कार्ड फर्जी बना के जो बाहरी घुसपैठी है वहाँ पर मतदाता सूची में घुस गए थे, वो भी बाहर हुए हैं। और ऐसी आशंका, मतलब अब कितने हुए हैं नहीं हुए हैं, तो गॉड नोज वाली बात है। क्योंकि जो मतदाता सूची तैयार करने वाला जो तंत्र है, जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो उस तंत्र की मजबूती और ताकत को हम सब समझते हैं। और निर्वाचन आयोग के पास में जो भी मसौदा ड्राफ्ट पहुंचा है, वो उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर है, और उसको उसमें संशोधन के लिए या किसी को आपत्ति को दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर तक का टाइम दिया है, और 30 सितंबर तक उसकी सूची जारी होना है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है, वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को गलत ठहरा रहे हैं, उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो सूची से नाम काटे हैं, आपने जो हमें मतदाता सूची उपलब्ध कराई है, जो मसौदा जो मतदाता सूची का, उसमें आपने ये उल्लेख नहीं किया कि किसका नाम किस कारण से काटा गया है। इसी कारण से पहले 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई आपत्तियां नहीं आई, और जो करीब 27-28 हज़ार लोगों ने जो आपत्ति दावे किए थे, उनमें से 857 का निराकरण हो पाया है। बाकी डिटेल आज शाम को जब
मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो और डिटेलिंग देंगे। लेकिन अगर हम पटना के एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो अमित सिंह की बात को माने, तो उनका कहना है कि मतदाता सूची को जो मचरा बवाल जो है वो मीडिया, दिल्ली और वहाँ के सियासी हलकों तक सीमित है। बिहार के मतदाताओं पर इसका कोई ख़ास असर होते हुए नहीं दिख रहा है, या वो कोई मुद्दा बनते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इसको मुद्दा बना रहे हैं। और इसी के चलते आज शाम से जो है राहुल गांधी की जो है 17 दिन की यात्रा शुरू हो रही है, और जिसमें वो 16 दिन की यात्रा शुरू हो रही है 17 तारीख की शाम से, और वो 23 जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा करके वोट अधिकार यात्रा के नाम से इसको करेंगे, और ये बताने जताने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है, वो वोट चुराव आयोग के रूप में बीजेपी के एजेंट की भूमिका के रूप में काम कर रहा है। अभी कितना कारगर साबित होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन अमित सिंह जी की अगर बात को हम माने तो पटना के आम मतदाताओं पर इस मतदाता सूची के कटने में, नाम कटने जुड़ने को लेकर कोई बहुत बड़ा आक्रोश नहीं दिखता। यानी ज़मीनी हालात उस मीडिया में मची हलचल और सुर्खियां बन रही सुर्खियों से और उससे हकीकत से अलग है। यानी कि ज़मीनी हकीकत जो है वो हवा में तैरते आरोपों से अलग तस्वीर रख रहे हैं। तो अब लेकिन चूँकि यात्रा होना है, अगर कोई ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को ये लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम पर काफ़ी वोट काटे गए हैं, तो उनके इस आरोप की तो जो सच्चाई इस बात से सामने आ जाती है कि वो जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनकी बसाहट जो है, जो सीमांचल से सटे हुए, पश्चिम बंगाल से सटे हुए सीमांचल क्षेत्र से हैं, जहाँ पर कि वो सीमांचल जो है वो वहाँ के 4-5 ज़िलों में मुस्लिम मतदाता हैं, वहाँ उतने वोट नहीं कटे। वहाँ हर ज़िले में 1,00,000-1,50,000 वोट कटे, जबकि पटना में सबसे ज़्यादा 13,95,000 और मधुबनी ज़िले में, जो कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर 13,92,93,000 वोट ही कटे हैं। तो ये आरोप भी ऐसा नहीं लगता कि कोई जानबूझ के किसी ने किया हो। हाँ, जो BLO को मैं कोई क्लीन चिट मैं नहीं दे रहा हूँ, ना कोई भी दे सकता है, क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है ये किसी से छुपा नहीं है। वो कितना सशक्त है या कितना अशक्त है, कितना बेबस है, कितना लाचार है, कितना सुस्त है, ये सब अपने सवालों के दायरे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग के सामने मजबूरी ये कि वो उसके पास में उनकी द्वारा दी गई सूची पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और 1 महीने का वक्त लोगों को है कि अगर वो आप भूल सुधार करना चाहते हैं तो वो करें। राजनीतिक दलों को भी उन्होंने सूचियाँ पकड़ा दी हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति का नाम किस आधार पर काटा गया है, इस कारण हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ चलती रही। कल निर्वाचन आयोग भी अपनी अब सफाई में कुछ कहेगा, जब उसको वोट चुराव आयोग की उपाधि जो है देकर संवैधानिक उस पर हमला किया है। पटना के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पुराने साथी रहे, आउटलुक के दिनों के साथी विनोद बंधु को लगता है कि मुकाबला काफ़ी टफ है, तगड़ा है बिहार का। इस सब चीज़ों के बावजूद कि जो मतदाता सूची के नाम कटे, सारा कुछ हुआ, ये या जो भी विवाद बवाल चल रहा है, उसके बावजूद मामला तगड़ा है। और उसका कारण वो ये नहीं कहते कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ है, बल्कि 20 साल की जो नीतीश कुमार सरकार की जो मुख्यमंत्रित्व काल में जो चली है, उसमें आई जड़ता जो है वो शामिल है। जबकि अमित सिंह को ये लगता है कि जो लालू के समय जो बिहार में जो अपराधियों का जो जंगल राज था, और उसकी कुछ झलक जब नीतीश कुमार जो है
बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के बाद 20 में वो कुछ 15 महीनों के लिए लालू गठजोड़ के साथ में मिल गए थे, और उसका नज़ारा जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे वो फिर वो जो देखने को मिला था जंगल राज का, एक मिनी जंगल राज का स्वरूप, जिसके बाद नीतीश कुमार फिर पलटी खा के वापस एनडीए में आ गए थे। तो वो लोगों के जेहन में है, और वो जो है वो एक राष्ट्रीय जनता दल का और तेजस्वी यादव का खासतौर से माइनस पॉइंट बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2015 का चुनाव हुआ था तब आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इसके पहले भी पलटी खाई थी, जब 2015 में वो महागठबंधन के साथ मिल के चुनाव लड़े थे तो बीजेपी 53 पर खिसक आई थी। 20 में जब वो वापस नीतीश कुमार लौट आए तो बीजेपी 70 के पार हो गई, 74 सीटें आई, और नीतीश कुमार की पार्टी 43 पर रह गई। हालांकि उस समय ये बात भी फैक्ट है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से अलग हो गए थे और उन्होंने करीब 28 से 30 सीटों पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया था जनता दल यू के प्रत्याशियों का। वो ये संभावना तो अभी भी बनी हुई है। मुकेश सहनी जो कि माझी समाज को बिलोंग करते हैं, मल्लाह समाज को, वो अपने दबदबे के चलते और सीटें मांगते हैं, जबकि उनके विधायक सब एनडीए घटक दल के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन उनकी डिमांड है, सीपीआई-एमएल की डिमांड है, कांग्रेस चाहती है कि हमें फिर 70 सीटें मिलें, जबकि वो 19 जीत पाई थी। उसके पहले जब नीतीश कुमार भी शामिल थे 2015 में, तब वो जरूर कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ 28 सीटें जीती थी, लेकिन अब वो हालात दिख नहीं रहे हैं। अगर वहाँ की जो ज़मीनी रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसकी अगर हम उस पर भरोसा करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए में, बिहार में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये 3 प्रमुख पार्टियां हैं। और बाकी जो है जनता दल, राष्ट्रीय जनता, यूनाइटेड जनता दल है, उसकी साख में थोड़ी गिरावट तो आई है। बावजूद इसके उन्होंने लोक भवन की बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लाडली बहना से लेके जो पेंशन जो है 400 से 1200 करना, आपातकाल के मीसाबंदियों का जो 6 महीने तक रहे वो उनकी 6000 से 12000, और जो 6 महीने से ज़्यादा मीसाबंदी रहे उनकी 15000 से 30000, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी घोषणाएं की हैं। बिजली के बिलों की माफ़ी की भी की है। तो उसके भरोसे जो है नीतीश कुमार आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनकी जो सीटों का आंकड़ा जो है, जो 43 पर आ गिरा था, 115 से उतरते वो शायद बढ़ जाए। लेकिन अब नीतीश बाबू की जो उम्र और उसके साथ में उनकी जो मनोदशा है, उसको भी महागठबंधन एक मुद्दे के रूप में भुना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये तो बार बार दोहरा रही है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन वो ये साफ नहीं कर रही कि नीतीश कुमार जो है ही 25 में अगर बीजेपी एनडीए घटक दल अगर बहुमत में आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका अमित शाह भी वहाँ गए कई बार, उन्होंने कहा, यही संकेत में यही कहा कि जब हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम आपस में मिल बैठ के सब तय कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, वो आध्यात्म में ज़्यादा उनकी रुचि है, जिस तरह से कि तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के भाई हैं, तो वो जो है वहाँ जो भगवत गीता और सब सारे अध्ययन से हटके पिछले 6 महीने में सक्रिय हुए हैं, लेकिन अभी उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं बनी है। लेकिन एक फैक्टर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर साबित होने वाला है। वो किसके कितने वोट काटेगा, इससे जो है जेडीयू या एनडीए या महागठबंधन की सरकार का भविष्य तय होगा। क्योंकि राजस्थान बिहार की सड़कों को अपने पाँव गांव जो नाप रहे हैं वो, और जो फीडबैक ले रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सीटों की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो इतना समर्थन तो जुटा रहे हैं कि वो किसी को भी हराने और जिताने की स्थिति में हैं। कहीं वो जेडीयू को डैमेज कर रहे हैं,
एक बड़े हिस्से में बीजेपी को भी डैमेज कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी, तेजस्वी यादव की पार्टी को भी डैमेज कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम और यादव वोटर का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बड़ी धरोहर है राष्ट्रीय जनता दल की। अब सवाल ये उठता है कि जब वोटों का जब सीटों का जो बंटवारा होगा तो तेजस्वी यादव कितनी सीटें अपने पास रख सकते हैं जो कि जीतने लायक स्थिति में हैं, और जो खोने वाली सीटें हैं उसमें वो कितना मजबूरी में समझौता करके कांग्रेस और CPI-ML या मुकेश सहनी की जो पार्टी है VIP पार्टी उसको देते हैं, और या मुकेश सहनी की जो है वो महागठबंधन में रहेंगे या NDA में शामिल हो जाएंगे, इसको लेकर भी संशय के हालात बने हुए हैं। अब सारी स्थिति वहाँ धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है, स्पष्ट होती जा रही है कि वहाँ पर मुकाबला बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर वहाँ जिस तरह की अगर जब लालू राज और नीतीश राज की तुलना करें तो प्रशासनिक मामले में थोड़ी सी दक्षता दी है। हालांकि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर लालू यादव की पार्टी जंगल राज के कारण जो है सत्ता से बाहर हुई थी तो जनता NDA की सरकार जो है वो जनता दल यू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अफसरशाहों की सरकार के कारण उसको नुकसान होगा। अब किसका कितना नुकसान होता है क्या नहीं होता है आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो क्योंकि बिहार और काऊ बेल्ट में जो कहते हैं भारत में जो काऊ बेल्ट के जो दो प्रमुख स्टेट हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पर जो राजनीतिक वो जातिगत समीकरण किस तरह से खेल खेलते हैं और बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर वहाँ पे जातीय गठजोड़ों की राजनीति होती है, तो उससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि मुकाबला तगड़ा होने वाला है, और थोड़ी सी एज NDA को है वो बीजेपी के कारण है। अगर हम कहें कि अगर बिहार में अगर कोई संभावना है महागठबंधन के लिए तो वो तेजस्वी यादव के कंसोलिडेटेड वोटर के ऊपर है। कांग्रेस में राहुल गांधी भले ही खूब यात्रा कर रहे हों लेकिन उनका भी वर्चस्व जो है वो लालू या तेजस्वी यादव की जो पार्टी का जो वोट बैंक है उसके कंधों पर ही टिका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर बहुत बुरी तरह से जो है उसका जो निचले स्तर का ढांचा है गड़बड़ाया हुआ है, और जो उनके पास में बूथ लेवल एजेंट्स की जो चीज़ें हैं वो उतनी नहीं हैं या वो उतनी सक्रियता से काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन पार्टियों के BLA अगर एक दिन में 2-2, 4-4 घरों का भी अगर सर्वेक्षण करते तो अब तक वो काफ़ी आगे बढ़ जाते। लेकिन निर्वाचन आयोग कह रहा है कि जिन 12 राजनीतिक दलों को उन्होंने ड्राफ्ट दिया था मतदाता सूची का उसमें से किसी ने भी जो है कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का कहना है कि हम मतदाता सूची में कटे हुए नामों के बारे में सोचें तो कैसे सोचें, आपत्ति करें तो कैसे करें, क्योंकि जो सूची अपलोड की गई है वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर या डिजिटल सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं, और जो भौतिक सूचियां तो पहले ही दे दी गई थी, तो उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि किसका किस कारण से, कोई किसी के मृत होने के कारण, पता बदलने के कारण, राज्य बदलने के कारण, किस कारण से हुआ है ये नहीं तो हमारे लिए पता लगाना मुश्किल है। इसलिए ये पुनरीक्षण के काम को टाला जाए। अब आगे गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। 1 सितंबर तक जो है अभी तक सारी पार्टियों को और आम आदमी को मौका है कि वो अगर उसका नाम कट गया है तो वो ज़रूरी और जो निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए दस्तावेजों के आधार पर नाम जुड़वा सकता है, और कटे हुए नाम अपने दस्तावेज लेकर
उसके बाद जब वो 30 सितंबर तक वो पूरा अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, तब तक क्या स्थिति बनती है, हालत क्या बनती है और सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। उसने संकेत भी दिए कि अगर इस चीज़ में बहुत चीज़ें सही नहीं हुई तो वो जो है इस पुनरीक्षण को रद्द भी कर सकता है। जबकि ये मतदाता सूची के जो शुद्धिकरण का जो अभियान, चूँकि बिहार का चुनाव सिर पर था तो वहीं से शुरुआत की निर्वाचन आयोग ने, ये पूरे देश में चलने वाला है। और आगे आगे देखिए होता क्या, क्योंकि अभी तो ये बिहार है, ये बंगाल में तो और भी ज़्यादा बवाल मचेगा इसको लेकर। तमिलनाडु में शायद उतना नहीं मचे, लेकिन असम में इस बात को लेकर बहुत बवाल मच सकता है, क्योंकि असम में जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की समस्या है, जिससे कि वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जूझ रहे हैं। तो आगे राजनीति और गरमाएगी इन मतदाता सूची की, और निर्वाचन आयोग को एक मोहरा बनाएगी। और साथ ही अगर कांग्रेस और तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है राजद का, अगर चुनाव हार जाता है तो उसके लिए एक बहुत स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी है कि हम मतदाता सूची के कारण हारे, यानी कि दोष हमारा नहीं था, आंगन टेढ़ा था। अब बाकी चीज़ें तो सब मतदाताओं के हाथ में, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ही अंतिम व्यक्ति ये होता है जो तय करता है कि अगले 5 साल उसके विश्वास की डोर को कौन बांधे रखेगा, उसके विश्वास की डगर पर कौन चलता रहेगा। तो मित्रों, इसके लिए तो हमें चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने और चुनाव नतीजे आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में जो कि भी अपडेट होंगे उसके लिए हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। और आपको हमारा ये अंक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें, क्योंकि लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सबको। और लेकिन इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं राजेश रुठिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।